اللهم لك الحمد كما أنت أحلو وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أحلو وافعل بنا ما أنت أحلو فإنك أحلو تقوى صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जो सीरीज का तीसरा लेक्चर है जो किसी कारण 2 बार डिले हो गया था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम कन्वीन कर पा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ गेमिंग एंड पोर्नोग्राफी अमंग द यूथ्स। जैसे टॉपिक का नाम है उसी एतबार से इसकी हम अहमियत को समझ सकते हैं कि किस एतबार से ये दोनों चीज़ें हमारे यूथ में और हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा जो है पाई जा रही हैं। और बदकिस्मती ये है कि कोई भी तबका इसके मतलब जो है नहीं हुआ। गेमिंग को बहुत हल्के से लिया जा रहा है, उसी एतबार से जो है दूसरी पोर्नोग्राफी के एतबार से भी कोई खास तवज्जो दी नहीं जा रही कि कैसे हम अपने नौजवानों को इससे निकालें। इसी एतबार से हम जो है हमने एक कोशिश जो ये शुरू की थी उसी के अंदर एक टॉपिक लेकर आए हैं और इसी पे इंशाल्लाह आज जो है डिबेट होगी। एक सेशन जो है डिबेट कह लीजिए या डिस्कशन कह लीजिए वो हम करेंगे। इसलिए मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले अपने भाई आसिफ इकबाल साहब को मैं दावत दूंगा कि वो पोर्नोग्राफी के जो टॉपिक है उस पर कुछ अपनी राय और किस तरीके से यूथ को नुकसान हो रहा है उसको बचाया जा सके वो अपनी राय और अपने इजहार ख्याल पेश करें। तो भाई आप शुरू करें। जज़ाकल्लाह ज़र्क भाई, इस सेशन के लिए मुझे इनवाइट करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरा टॉपिक है पोर्नोग्राफी के ऊपर बात करने के लिए। तो आज मैं कुछ बातें पोर्नोग्राफी के ऊपर रखूंगा इंशाल्लाह। से हिस्ट्री के बारे में मैं बात करूंगा कि पोर्नोग्राफी जो है कब से ये स्टार्ट हुआ, हमारे माशरे में कब से ये आना स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले 1748 में फर्स्ट पोर्नोग्राफी को नॉवल के फॉर्म में पब्लिश किया गया, वो भी इंग्लैंड में। तो उससे पहले ये जो जो एडल्ट्री था या ये पोर्नोग्राफी था, इसके एक्ट को नॉवेल के फॉर्म में बाकायदा रिटन करके इसको पब्लिश किया गया, वो भी इंग्लैंड में, जो कि 1748 में था। उसके बाद जब फोटोग्राफी का इन्वेंशन हुआ तो फोटोग्राफी पोर्नोग्राफी आई, और उसके बाद 1895 में जब मोशन पिक्चर का इन्वेंशन हुआ तो पोर्नोग्राफी फिल्म को प्रोडक्शन किया जाने लगा। 1895 के बाद जब 1920s में पोर्नोग्राफी को फ्रांस में और यूनाइटेड स्टेट्स में 1920s में इसके फिल्म्स को बनाना स्टार्ट किया गया। लेकिन उस टाइम जो पोर्नोग्राफी फिल्म को बनाना बहुत रिस्की था, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा प्राइवेट था। 1969 में डेनमार्क बिकेम द फर्स्ट कंट्री। डेनमार्क जो था उसने पहला कंट्री बना जिसने सेंसरशिप को एबॉलिश किया और पोर्नोग्राफी को डीक्रिमिनलाइज किया। लेकिन उस वक्त भी अदर देन बहुत सारे कंट्री में ये बैन ही था, और इसको अंडर द टेबल, अंडर द काउंटर, और समटाइम्स ये सिनेमा क्लब मेंबर्स के बीच में, उनके बीच में इसको प्राइवेटली दिखाया जाता था। लेकिन 1969 में जब फर्स्ट एडल्ट एरोटिक फिल्म बनी, जिसको यूनाइटेड स्टेट में बाकायदा थिएटर में रिलीज किया गया, तो उस वक्त जा कर के
1969 में जब फर्स्ट ये मूवी बनी, जिसको फर्स्ट एडल्ट एरोटिक फिल्म जो बनी 1969 में बाय एंडी वारहोल, जिसने पूरा यूनाइटेड स्टेट्स में थिएटर में इसको रिलीज किया गया। तो ये पहली मूवी थी जिसको मतलब पब्लिकली इसको थिएटर में रिलीज किया गया। और 1969 से 1984 के बीच में इसको गोल्डन एज ऑफ पॉर्न बोलते हैं, जहां पर बेस्ट क्वालिटी ऑफ पोर्नोग्राफी मूवी बनाई गई और इसको मेन स्ट्रीम कल्चर का हिस्सा बनाया गया। जब 1983 में इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ, तो आफ्टर द 1983 1990s में जब इंटरनेट का एक्सेस पूरी आम पब्लिक को, वाइड स्प्रेड पब्लिक को दे दिया गया, तो इंटरनेट पोर्नोग्राफी का राइज हुआ। और 2015 की एक डाटा है जो बताती है कि पोर्नोग्राफी व्यूअर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है जब से ये इंटरनेट आया है। तो लेकिन आज के टाइम में क्या है कि आज के टाइम में बहुत सारे पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स एंड बहुत सारे प्रोडक्शन कंपनी जो पोर्नोग्राफी बना रही है, ये एग्जिस्ट करती हैं। तो ये थी कोई हिस्ट्री थी जो कि असल में ये जो वर्ल्ड वाइड जो इंटरनेट पोर्नोग्राफी आई है वो 1990s के ईयर से ही आई है। इसके बाद से ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गया, मतलब इसका इंटरनेट पर अवेलेबल है, और ये राइटिंग के फिल्म में अवेलेबल है, ये मैगजीन के फॉर्म में अवेलेबल है, ये एनिमेशन के फॉर्म में अवेलेबल है, और ये फिल्म के फॉर्म में तो था ही। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट का जब इन्वेंशन हो गया तो 1990s में इसको इंटरनेट पोर्नोग्राफी का भी स्टार्टिंग कर दिया गया। तो उस वक्त से इसका एक्सेस होना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी अवेलेबल है आज के टाइम में। अब मैं थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करूंगा कि पोर्नोग्राफी के रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले अब मैं थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री जो है वो 97 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड वाइड ये 97 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में ये 13 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है। आज के टाइम में ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, 13 बिलियन डॉलर सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में इसका बिजनेस है, जिसमें से सिर्फ 3 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री इंटरनेट पोर्नोग्राफी की है। इट्स ए ह्यूज नंबर। ये 2006 का एक डाटा है, उसके अकॉर्डिंग है कि 3 बिलियन डॉलर की जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ इंटरनेट पोर्नोग्राफी की इंडस्ट्री है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है। ओवरऑल ये 97 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब इनकम सोर्स ऑफ इनकम बन चुका है। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। इसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स है हमारे पास। इसमें एक ये है कि 25% ऑफ सर्च इंजन रिक्वेस्ट आर रिलेटेड टू पोर्नोग्राफी। गूगल पर जितने सर्च इंजन पर जितने सर्च होते हैं उसमें जो रिक्वेस्ट है 25% आर रिलेटेड टू पोर्नोग्राफी ओनली। 35% ऑफ डाउनलोड्स फ्रॉम द इंटरनेट आर पोर्नोग्राफिक। जितने भी इंटरनेट पर डाउनलोड्स होते हैं उसमें 35% सिर्फ पोर्नोग्राफिक डाउनलोड्स होते हैं। 40 मिलियन अमेरिकन से दे रेगुलरली विजिट पॉर्न साइट्स, जिसमें 70% ऑफ मेन जो कि 18 से 24 साल की उम्र के हैं वो एटलीस्ट मंथ में एक बार पॉर्न साइट्स को विजिट करते हैं। लार्जेस्ट कंज्यूमर ग्रुप ऑफ ऑनलाइन porn is men between the age of 35 and 49. 1/3 of all internet porn users are women. जिसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि porn addiction affects about 5 to 8% of adults. आज के टाइम में ये adults को 5 to 8% adults को porn addiction affects कर रही है। People addicted to porn spend at least 11 to 12 hours per week viewing porn. ये सारे कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं। इसमें से अराउंड 12% ऑफ ऑल वेब पेजेस आर पोर्नोग्राफिक। जितने भी इंटरनेट पर वेब पेजेस अवेलेबल है उसमें 12% ऑफ जो है 12% पोर्नोग्राफिक है। सबसे बड़ी बात यह है कि पोर्नोग्राफी का अमाउंट इतना ज़्यादा इंटरनेट पर अवेलेबल है। उससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ ये है कि इसका ईज ऑफ एक्सेस, ये बहुत ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल है। ये आपको जैसा कि मैंने कहा था कि ये वीडियो के फॉर्म में अवेलेबल है,
ये मैगजीन्स के फॉर्म में अवेलेबल, ये इंटरनेट के फॉर्म में अवेलेबल है, ये फिल्म के फॉर्म में अवेलेबल है, ये कि ये बहुत ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल है। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसको हर जगह पर मतलब प्लास्टर किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी वेब पेज पर इसका एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है, या किसी भी ऐप पर इसका एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है, किसी भी यूट्यूब पर इसका एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है, ये वीडियोस का एडवर्टाइजमेंट करके डाला जा रहा है। हर जगह पर इसको एडवर्टाइजमेंट कर करके हर पेजेस पर, वेब पेजेस पर इसको डाला जा रहा है, ताकि लोग इससे मतलब इससे इसके एक्सपोज हो सके। असल मतलब यही था। अब मतलब कुछ, जैसा कि हमारा टॉपिक था हार्मफुल इफेक्ट्स, मैं इसके बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। इसमें दो तरह के लोग होते हैं, जो कि इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, या बहुत रेयर केस में कभी कभी इसको देखते हैं। और इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसको एडिक्टेड हो चुके हैं। तो जो लोग इसके अभी एडिक्टेड नहीं हैं, कुछ कभी कभी या फिर कुछ, हाँ, तो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में बात कर रहा था मैं, कि जो लोग इसके एडिक्टेड नहीं है, उनके लिए ये है कि वो ये कितना ज़्यादा हार्मफुल है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करूंगा। अगर कोई बंदा फर्स्ट टाइम पॉर्न वीडियोस को देखता है, तो इट्स लाइक ए टेकिंग ए स्टेप अहेड टू एडिक्शन ऑफ पॉर्न वीडियोस। ये एडिक्शन की तरफ जाने का पहला कदम है। और जब वो बंदा पहली बार इसको देखता है, तो उसे हो सकता है कि वो अपने आप को रेसिस्ट करे कि ये कैसा डिस्गस्टिंग चीज़ है। लेकिन आफ्टर डैट अगर वो उसको एक बार देख लेता है, उसके बाद वो दोबारा देखता है, तिबारा देखता है, तो उसके बाद वो यूज टू हो जाता है उसको देखने के लिए। क्योंकि और इसका सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये इतना ज़्यादा मतलब एडिक्शन है इसमें, कि आप ऑलवेज वांट टू वॉच मोर एंड मोर वीडियोस। आप हमेशा इसको और देखना चाहोगे, क्योंकि वो आपके डिजायर्स को बढ़ाता है। आप उसमें रुकते नहीं हैं, आप एक वीडियो देखते हैं, फिर दूसरा वीडियो देखते हैं, फिर तीसरा वीडियो देखते हैं, और ये सो ऑन कंटिन्यू हो जाता है। और ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम तक आप इसको देखते रह जाते हैं। जो कि जनरली पीपल जो हैं वो नाइट में इसको इस तरह के वीडियोस को देखते हैं, तो उनका होल नाइट वो मे बी 2 बजे तक या 3 बजे तक इसको देख सकते हैं। तो उनका पूरा मतलब दिन भर वो लोग इसको देखते हैं, और उससे होता क्या है कि उनका पूरा रात का जो सोने का टाइम होता है वो चला जाता है, और वो उनका सुबह का जो रूटीन है वो उस पर बहुत ज़्यादा बैडली अफेक्टेड हो जाता है। इसका स्लीपिंग टाइम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, और मॉर्निंग जो उसका डेली रूटीन होता है मॉर्निंग का, वो बहुत ज़्यादा बैडली अफेक्टेड होता है। और जो स्टूडेंट्स हैं खास के, अगर जो इसके देखते हैं मोस्टली, ये बहुत ज़्यादा टाइम एडिक्टेड होता है ये, तो वो मॉर्निंग क्लासेस भी उनकी इफेक्ट हो जाती हैं। सबसे बड़ा नुकसान इसका सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है कि जो बंदा इसको देखता है उसकी मेमोरी पावर बिल्कुल लॉस हो जाती है। वो उसकी मेमोरी पावर ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाती है। उसका कंसंट्रेशन पावर, उसका फोकस पावर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। उसके चेहरे का जो लाइट होता है वो डार्क में कन्वर्ट हो जाता है, और उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, लेजी हो जाती है। क्योंकि ही ऑलवेज फील सैड, उसको हमेशा सैड फील होता है। उसके दिल के अंदर से खुशी जो है, हैप्पीनेस जो है, वो निकाल दी जाती है। और उसका बिहेवियर या कंडक्ट विद पीपल बिकम बैड, वो बहुत ज़्यादा एंटी सोशल हो जाता है, और बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाता है। उसे कुछ करने का दिल नहीं करता है। वो हिज लाइफ बिकम अनस्टेबल, उसकी ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाती है। सो मच दैट ही डोंट फील लाइक डूइंग एनी वर्क, उसे कोई काम करना अच्छा नहीं लगता। और हमेशा उसे एंग्जाइटी और डिप्रेशन रहती है। ये इसको एंग्जाइटी और डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है, क्योंकि ये आपको माइंड को टोटली ब्लॉक कर देता है। आपके बॉडी के बहुत सारे जिसको कह सकते हैं कि सेक्सुअल ग्रोथ जो होता है, ये जो टीन एजर्स होते हैं, टीन एजर्स जनरली उनको कहा जाता है जिनका एज 13 to 19 के बीच में होता है। अगर हम बात करें, तो जो टीन एजर्स होते हैं उनमें ये सेक्सुअल सेक्सुअल ग्रोथ को, जो सेक्सुअल डेवलपमेंट उनके बॉडी में होना होता है, अगर कोई बंदा टीन एजर्स के टाइम में इससे एक्सपोज हो जाता है और इसका एडिक्टेड हो जाता है, या इसको देखना स्टार्ट कर देता है, तो वो बंदा, उसकी जो हेल्दी सेक्सुअलिटी का डेवलपमेंट होना होता है उसकी बॉडी में, उसकी ग्रोथ को वो मतलब हिंडर करता है, रोकता है। और जो एडल्ट्स हैं उनके बीच में ये
लाइक सेक्सुअल एटीट्यूड्स को डिस्टॉर्ट्स करता है। और असल में ये सबसे बड़ी इसके एक साइड हार्मफुल इफेक्ट इसका ये है कि ये जिना की तरफ भी लीड करता है। और ये इसका एडिक्शन और इसको बार बार देखना आपको ड्रग की तरफ भी लेके जाता है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो जाते हो, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो। इससे बंदा फिर ड्रग्स की तरफ जाता है, इससे बंदा फिर जिना की तरफ जाता है। और ये जो मैरिड कपल होते हैं, जो शादीशुदा जोड़े होते हैं, उनमें ये डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है। और जिसको कहते हैं कि मैरिटल डिससैटिस्फैक्शन आ जाता है उनके बीच में, उनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। जो बंदा शादी से पहले इन सब चीज़ों में एडिक्टेड होता है या इन सब चीज़ों को वीडियो को देखने का आदी होता है, आफ्टर मैरिड उनकी जो मतलब रिलेशनशिप होती है उसकी जो बीवी वाइफ के साथ, वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। और सोसाइटी में जैसा कि हम बात करें कि अगर कोई बंदा ये सेक्सुअल हरासमेंट को लीड्स करता है, इसके इफेक्ट्स ये हैं कि अगर कोई बंदा इसका एडिक्टेड हो जाता है, तो सोसाइटी में ये सेक्सुअल हरासमेंट की तरफ उसको लीड करता है, और जिना की तरफ तो ये लीड करता ही है। तो ये इसके कुछ इफेक्ट्स थे। अब मैं बात करना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात ये है कि आज के टाइम में जो लोग इस टाइप के इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको एक जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न नैरेटिव है कि वो इनको एज़ ए पॉर्न स्टार के फॉर्म में उसको बता रहे हैं। उसको मतलब एक गलत नज़र से नहीं देखा जा रहा है। लोग ये समझते ही नहीं कि इसको देखना कोई गलत चीज़ है। इसको एक सेलिब्रिटी के फॉर्म में उनको जो इसमें काम करते हैं एक्टर या एक्ट्रेस, उनको सेलिब्रिटी के फॉर्म में पोर्ट्रे किया जा रहा है और उनको एक पॉर्न स्टार बोल करके एक प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। लाइक ए सेलिब्रिटी उनको ये किया जा रहा है। तो जो लोग अभी इसके एडिक्टेड नहीं है, तो खुदारा आप इनको छोड़ने की कोशिश करें। तो अभी मैंने बात किया था हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पोर्नोग्राफी के बारे में। अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा हाउ टू लीव पोर्नोग्राफी। जो लोग इसके एडिक्टेड हो चुके हैं वो कैसे इससे बाहर निकले। सबसे पहली बात जो है कि बंदा इससे सबसे पहले इन सब चीज़ों में तरफ बंदा पड़ता कैसे। तो जो एक्सपोजर सबसे पहले जो मिलता है वो हॉलीवुड मूवीज़ के थ्रू, ये वेब सीरीज़ के थ्रू जो नेटफ्लिक्स और अमेजन और ये जो वेब सीरीज़ वगैरह गेम ऑफ थ्रोन्स, जो बहुत सारे जो गलीज वेब सीरीज़ हैं और बहुत सारे ऐसे वेब सीरीज़ बन रहे हैं जिसमें सेक्सुअल कंटेंट या न्यूडिटी बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से टीनेजर जो है हॉलीवुड मूवीज़ हर कोई देखता है। आजकल नेटफ्लिक्स और ये सब जो अमेजन प्राइम और ये डिज्नी हॉटस्टार, इन सब चीज़ों पर लोग हर बंदा सब्सक्रिप्शन लेके कुछ ना कुछ देखता ही है। तो इनमें जो मूवीज़ हैं, इनमें जो वेब सीरीज़ हैं, जो इनमें उनमें कंटेंट्स बहुत ज़्यादा न्यूडिटी और एडल्ट्री के होते हैं मोस्टली। तो इसमें पहले एक्सपोजर जो बंदे को मिलता है, टीनेजर को मिलता है, वो इसके थ्रू मिलता है। और हॉलीवुड की कॉपी आजकल बॉलीवुड भी कर रहा है, तो उसमें उसके मूवीज़ के थ्रू भी लोगों को ये एक्सपोजर मिलता है। तो इससे जो है लोग फिर फर्दर मतलब उनका जो सेक्सुअल डिज़ायर्स वो बढ़ता है और फिर वो पोर्नोग्राफी की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप इन सब चीज़ों से अपने आप को, जो अगर आप देख भी रहे हो तो ये सब जो कंटेंट्स जो 18+ वाले जो वेब सीरीज़ या मूवीज़ होते हैं इनसे बचें, इनको देखने से बचें। और अगर कोई बंदा इससे एडिक्टेड हो चुका है तो खुदारा वो किसी के साथ इसको शेयर करें, किसी ट्रस्ट वर्दी पर्सन के साथ जो उससे जज ना करे। उसे बता, अगर आप किसी को बताते हो तो वो जजमेंटल ना हो जाए, वो आपकी मदद करे। तो ऐसे बंदे को आप सर्च करो और उसको अपनी बात को शेयर करो कि मैं इसका एडिक्टेड हो चुका हूँ, मैं ये सारी चीज़ें देखता हूँ। खामोश ना रहे, खामोश रहने से बहुत प्रॉब्लम होगा। आप ऐसे बंदे के साथ शेयर करें इस चीज़ को जिसके वो जो आपका ट्रस्ट वर्दी पर्सन। दूसरी बात ये है कि आप मतलब ऐसी चीज़ से बचे जिससे आप इससे ट्रिगर होते हो। लाइक ट्रिगर आपका सोफ़ा भी हो सकता है, लाइक ट्रिगर आपका मैट्रेस भी हो सकता है, लाइक ट्रिगर आपका बेड भी हो सकता है। तो आप जहाँ पर बैठ के ये सारी चीज़ें देखा करते थे, आप अपनी पोजीशंस को चेंज करें। क्योंकि एक अगर आप जहाँ पर बैठ के ये देखा करते थे, आप फिर जब उस जगह पर जाएंगे ना, तो एक जगह बैठने से बैठ के ये गुनाह के काम करने से वो नेगेटिव एनर्जी उस इंसान के साथ एसोसिएटेड होती है। उस नेगेटिव एनर्जी के चलते वो बार बार उसकी तरफ जाता है। तो अपनी पोजीशंस को चेंज करें, उस जगह पर ना बैठें। अगर आप सोफे में बैठ के ये चीज़ देखा करते थे तो सोफे की पोजीशन को चेंज करें, अपने मैट्रेस की पोजीशन को चेंज करें, अपने जो बैठना या सोने की जगह है उसको चेंज करें। तो चेंज करने से जो है उस जगह से
जो नेगेटिव एनर्जी एसोसिएटेड होती है वो इंसान उससे बच जाता है। तो एक तो ये है। दूसरी बड़ी बात ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये कहा है कि अपनी पोजीशंस को चेंज किया करें, क्योंकि पोजीशन को चेंज करने से जो है इंसान इसके शिकार होने से, इसका मतलब इसके तरफ बार बार जाने से रुक जाता है। हाँ, रुक जाता है। और रात को सोने से पहले क्या कहा कि 3 बार बिस्मिल्लाह करके बिस्तर को झाड़ें। और क्यों झाड़ें? क्योंकि झाड़ने से क्या होता है, शयातीन के इफेक्ट्स, नेगेटिव इफेक्ट्स जो है वो ज़ायल हो जाते हैं। और अपने सोने से पहले जो वज़ू कर लें, वज़ू करने से भी, और कुल ताऊज़ जो उन्होंने बताया, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल हुवल्लाहु अहद, इन सब चीज़ों से जो है इंसान जब पढ़ के 3 बार पढ़ने का हुक्म दिया और 3 बार पढ़ के बॉडी को दम करने का हुक्म दिया। ये इसीलिए दिया कि इंसान की जो नेगेटिव एनर्जी है, जो शैतान के इफेक्ट से, जो नेगेटिव इफेक्ट से, इससे ज़ायल हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, जो शख्स इसका एडिक्टेड है वो अपने लिए कुछ रूल्स बनाए, क्योंकि बिना ऐसा हो नहीं सकता कि आप कुछ ट्राई ना कर रहे हो, आप मतलब कुछ इससे बचने के लिए कुछ ट्राई ना कर रहे हो, आप इससे बाहर आ जाए। अल्लाह ताला भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो रूल्स ये हैं कि सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ का लोग शिकार होते हैं, एडिक्टेड होते हैं, वो डिवाइसेस की वजह से होते हैं और इंटरनेट की वजह से होते हैं। डिवाइसेस में इंटरनेट है, तो एक रूल्स बनाए कि मैं 10 बजे के बाद ये डिवाइसेस यूज़ नहीं करूँगा, इंटरनेट ऑफ करके ये डिवाइसेस को रख दूँगा। तो इससे क्या होगा कि इंसान शिकार इन्हीं की वजह से होता है। तो आप जो है बच जाओगे आप इससे, जो कि जब आप अपने रूम में बैठे हो और आपके पास डिवाइसेस भी हैं, आपके पास इंटरनेट भी है, आप यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हो और कुछ ऐसी चीज़ आ गई, पॉपअप हो गया, तो कुछ ऐसा गलत कंटेंट जो है पॉपअप हो गया, तो हम इंसान ही हैं, हम बच नहीं सकते। जो लोग इसके एडिक्टेड हो चुके हैं वो फ़ौरन ट्रिगर हो जाते हैं। तो आप इन चीज़ से बचें कि रात में 10 बजे के बाद एक टाइम फिक्स करें, जिसके बाद आप इन डिवाइसेस को यूज़ नहीं करेंगे, इन डिवाइसेस का डाटा ऑफ करके आप रख देंगे। तो ये शुरू में जो है थोड़ी सी परेशानी होगी, थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, आपको हो सकता है कि रेजिस्टेंस फील हो। तो अगर आपको रेजिस्टेंस फील हो रहा तो आप किसी की मदद लें, आप किसी से कहें कि यार मुझे, मेरे को वॉच करो, मेरे को नज़र रखो, अगर मैं इन सब चीज़ों की तरफ जा रहा हूँ तो आप मुझे रोको। आप अगर हॉस्टल में हो तो अपने फ्रेंड्स को, जो आपका ट्रस्टवर्दी फ्रेंड हो, उसको कहो कि मुझे, मेरे पर नज़र रखो, अगर मैं इन सब चीज़ों की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे रोको। अगर आप घर में हो, घर में आपको कोई ऐसा बंदा है जो ट्रस्टवर्दी है, तो भी आप उनसे ये कहो कि मेरे पर नज़र रखो, मैं अगर इन सब चीज़ों की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे रोको। खुदारा आप इन सब चीज़ों के रूल्स बनाएं, क्योंकि इंसान जो है इसमें मुझे बैड हैबिट्स की वजह से ज़्यादा पड़ता है। ये बैड हैबिट्स क्या हैं कि हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप एक्टिव रहें, आप सुस्त रहेंगे। आप इसका काउंटर क्या है कि आप जो है जिम करें, आप रनिंग करें, आप एक्सरसाइज करें, अपने आप को बिज़ी रखें। जब आप बिज़ी रखेंगे अपने आप को तो आप इससे बच सकते हैं। अब आप खाली बैठे हैं, खाली बैठने से क्या होगा कि इंसान एक जगह बैठा है, खाली बैठा है, सुस्त है, सुस्ती आएगी। सुस्ती आने से क्या होगा, अकेले बैठा है तो जो फितना ऑफ लोनलीनेस है, जो लोनलीनेस है फिर इंसान के ऊपर हावी होने लगती है। तो इससे क्या होता है, फिर इंसान सब चीज़ों में पढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जो लोग इसके एडिक्टेड हैं, वो ऑलरेडी एडिक्टेड है, वो फिर उनको लोनलीनेस टाइप का फील होगा, फिर वो इसके तरफ चले जाएंगे। तो अपने आप को बचाएं इन सब चीज़ों से और अपनी बैड हैबिट्स को जो है अच्छी हैबिट्स से रिप्लेस करें। बैड हैबिट्स में सबसे बड़ी चीज़ मैं कुछ बताना चाहूँगा इसके बारे में कि लेज़ीनेस है। जैसे कि लेज़ीनेस है, कोई बंदा लेज़ी है, वो सुस्त है, वो काम नहीं करता, वो डल है, वो बैठा रहता है एक जगह पर। घर में अगर उसको कोई काम दिया जाता है तो वो कोई काम करता नहीं है, अपने काम को भी डिले करते रहता है, तो ये लेज़ीनेस है। अगर कोई लेज़ीनेस है तो 80% चांस है कि वो इसकी तरफ जाएगा ही जाएगा, इसका शिकार होगा ही होगा, क्योंकि उसके पास इंटरनेट है, वो अकेले कमरे में बैठा है, उसके पास इंटरनेट है, वो लेज़ी है, बैठा रहता है हमेशा एक जगह पर, उसके पास इंटरनेट है, उसके पास डिवाइसेस हैं, उसके पास, तो इसका शिकार होगा ही होगा। हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका शिकार वो होगा ही होगा। तो ये इसको आप हटाएं, लेज़ीनेस को दूर करें, आप एक्टिव करें, आप जिम करें, आप रनिंग करें, आप एक्सरसाइज करें, आप मोहल्ले में सोशल हो जाए, मोहल्ले में लोगों के साथ मिले जुले और जो है लोगों की मदद कर दिया करें। सोशल फ्रेंड्स, अपने मोहल्ले के लोगों की मदद कर दिया करें। आप तो अपने आप को बिजी करें, आप अपने आप को एक्टिव करें, ये लेज़ीनेस से बचें जो लोग इसके एडिक्टेड हो चुके हैं। और दूसरी बड़ी चीज़ है कि दूसरी बैड हैबिट्स के बारे में बताना चाहूँगा कि जो लेट करके फ़ोन यूज़ करते हैं, लेट करके फ़ोन यूज़ करने से बचें। लेट करके फ़ोन यूज़ करने से क्या होता है, जाहिर है कि ये कंफर्टेबल पोजीशन है,
आप मैट्रेस पर हो, आप लेटे हुए हो, ये कंफर्टेबल पोजीशन है, आपके पास डिवाइसेस हैं, आप इसको यूज़ कर रहे हो, तो इंसान के फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। रात को सोने से पहले जैसा कि मैंने कहा कि एक रूल बनाए कि हम ये डिवाइसेस को यूज़ नहीं करेंगे। और अगर आपको तो नींद नहीं आ रही है तो आप फ़ोन की जगह पर किताबों को पकड़ें, कोई नावल उठा लें, कोई किताबें उठा लें। तो कोई किताबें उठाएं जिसकी वजह से आप जब किताब को पढ़ोगे ना तो उसमें एनर्जी लगेगी, तो फिर आपको धीरे 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 नींद आने लगेगी और आप जो है या पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, ज़्यादा देर तक फिर नहीं पढ़ पाओगे, आप फिर सो जाओगे आप। तो ये चीज़ है कि रात को सोने से पहले फ़ोन की जगह पर अगर आप फ़ोन बंद कर दे रहे हो तो आपको नींद नहीं आ रही है, आपको तकलीफ़ हो रही है थोड़ी सी, तो आप किताबों को उठाएं, अपने कोई अच्छे नॉवल को पढ़ना स्टार्ट करें, रीडिंग करना स्टार्ट करें। और मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि इंसान जब अपनी बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स से रिप्लेस कर देता है तो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ता है उसके ऊपर। देखो आपके बॉडी में, मैं कुछ केमिकली कुछ बात करना चाहूँगा कि हमारे बॉडी में, आप सबके बॉडी में, हमारे बॉडी में डोपामिन एक केमिकल होता है। डोपामिन के 7 सेंटर्स होते हैं, 7 सेंटर्स होते हैं डोपामिन के। डोपामिन क्या है? डोपामिन एक केमिकल है। जब हम इन सारी वीडियो को देखते हैं तो इससे तस्कीन हासिल करते हैं, चाहे ये आर्जी तस्कीन होती है किसी भी तरीके की, मतलब हमें एक टेम्पोररी टाइप से कुछ तस्कीन मिलती है जिसको हम बोलते हैं कि हम थोड़ा सा काम फील करते हैं या फिर कुछ सुकून फील करते हैं। तो इससे बॉडी जो है डोपामिन को रिलीज़ करती है, बॉडी से डोपामिन का केमिकल रिलीज़ होता है। अब ये बंदा जो इसको देखता जाता है, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत एडिक्टेड होता है, इसमें एक वीडियो के बाद आप दोबारा आपकी जो डिज़ायर थे वो इसको बढ़ाता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहते हो इसको। तो आप बंदा एक वीडियो देखने के बाद देखता जाता है, तो ये डोपामिन जो है रिलीज़ होता जाता है, रिलीज़ होता जाता है। यहाँ तक कि इसके जो डोपामिन का जो साइज़ है, डोपामिन सेंटर का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है। जब इसकी साइज़ बड़ी हो जाती है तो अब इसको डोपामिन अपने सेटिस्फैक्शन के लिए जो इसको चाहिए था डोपामिन, अब इसको ज़्यादा चाहिए क्योंकि इसके डोपामिन सेंटर का साइज़ बड़ा हो चुका है। अब उसकी बॉडी अगर वो नहीं देखेगा तो वो इरिटेटेड फील करेगा, फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा, अजीब गरीब हरकतें करेगा। अब उसकी बॉडी ये डिमांड करेगी, वो मजबूर होगा इसको देखने के लिए। तो आप ये डोपामिन जो ये सब चीज़ों का काउंटर क्या है, डोपामिन का काउंटर क्या है? डोपामिन का काउंटर है ऑक्सीटोसिन। जब हम कोई जिम करते हैं, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, तो इससे हमारा बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन डोपामिन का काउंटर है। आप क्या करें, आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाएं जो लोगों की खिदमत करती हो, उनके साथ मिलकर आप लोगों की खिदमत करें तो आपकी बॉडी से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा। जब हम किसी को देते हैं, गिविंग नेचर, जब इंसान जब किसी को रिसीविंग नहीं है तो गिविंग नेचर में जब आता है तो उसकी बॉडी से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ये डोपामिन का काउंटर है ये। फिर आपकी बॉडी से जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगेगा तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जो है आपका डोपामिन का जो सेंटर का साइज़ जो बढ़ गया था वो साइज़ छोटा हो जाएगा, फिर से पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। तो आपको ये छोड़ने में बहुत आसानी होगी, या बायोलॉजिकली और मेंटली आप इसको बहुत आसानी से छोड़ सकोगे। अब जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, ये कामयाब हो गए वो लोग जो अपनी नमाज़ों में खुशू को पैदा करने वाले हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि जो लोग इसके एडिक्टेड हो चुके हैं वो अपनी नमाज़ों में खुशू पैदा करें, नमाज़ों में ध्यान देना स्टार्ट करें, थोड़ा ध्यान लगाएं नमाज़ों में, थोड़ा टाइम देकर के नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से ताल्लुक़ बनाने की कोशिश करें। मस्जिद में जाने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर बैठे और थोड़ी देर अल्लाह का जिक्र करें। इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा रूहानियत जब बढ़ती है इंसान की तो इन सब चीज़ों से फ़ाइट करने की ताकत उसके अंदर आती है। और शैतान भी उसी के पास आता है जिसका दिल अल्लाह के याद से गाफिल होता है, फिर वसवसे शैतान की तरफ से आने ख़त्म हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि उस जगह को आप चेंज करें, उस पोजीशन को आप चेंज करें जहाँ पर आप बैठ के ये चीज़ें देखा करते थे, जिससे नेगेटिव एनर्जी जो एसोसिएटेड होती है वो दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो और इन्नस सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर की बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बात चीज़ों से रोकती है। तो नमाज में वो ताकत है कि आपको इन सब चीज़ों से बचाएगी। तो अपनी नमाज़ों की पाबंदी करें और खुशू तो ध्यान लगा कर नमाज़ पढ़ना स्टार्ट करें। और अगर ये गुनाह हो जाता है, बार बार हो जाता है, तो इसका ये है कि जब ये गुनाह हो जाए तो फ़ौरन बैठे ना रहे गुनाह के गम में, फ़ौरन कोई नेकी का काम करें, वज़ू कर लें, 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ लें और फिर कुरान पढ़ लें, जो आपको सहूलत हो। 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ लें। इससे क्या होगा, जब आप नफिल नमाज़ पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो इससे फिर आप देखना, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। कि तो मेरी आप लोगों से गुजारिश यही है, ये कुछ टिप्स थे जो लोग इसके एडिक्टेड हो चुके हैं कि वो इनको छोड़े। ये कुछ टिप्स मैंने दिए हैं इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इससे लोगों को नफ़ा पहुँचे और हम सबको, मुझे और हम सबको इस फितने से बचाए। क्योंकि
आजकल ये बहुत बड़ा फितना है, हम सबको इस चीज़ों से अल्लाह ताला बचाए। और इसकी जैसे मैंने बताया कि हार्मफुल इफेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं, तो हम सबको इससे अल्लाह ताला बचाए और महफूज रखे। ये हमारी जहन को, ये हमारी सोचने की क़ुव्वत को ख़त्म कर देता है। ये हमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी की तरफ लेके जाता है, ड्रग एडिक्शन की तरफ लेके जाता है। बहुत सारे इसके इफेक्ट है। ये मैरिटल डिससेटिस्फैक्शन और मैरिड कपल में डिवोर्स, ये सब चीज़ों की तरफ ये लेके जाता है। तो सेक्सुअल डेवलपमेंट जो होता है, ग्रोथ टीनेजर का, उसको भी हिंडर करता है ये। तो हमें चाहिए कि हम इन सब चीज़ों से बचें और अल्लाह ताला से उम्मीद है अल्लाह ताला हम सबको इन सब चीज़ों से बचाएं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। जज़ाकल्लाह ज़र्क भाई टाइम देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। इसी के साथ हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला टॉपिक हमारा है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ गेमिंग, और इसके ऊपर इंशाल्लाह मौसम भाई बात करेंगे। तो मैं मौसम भाई को इनवाइट करता हूँ कि आप आएँ और इसके ऊपर अपने जो है ज़ाहिर ख्याल पेश करें। तो मौसम भाई प्लीज़। रहमानिर्रहीम। जैसा कि पहले आप पॉइंट सुन चुके हैं, कि पहले जो पॉइंट था वो पोर्नोग्राफी से रिलेटेड। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो गेमिंग से रिलेटेड है, कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ गेम। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात की जाएगी। इसमें WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ सालों पहले जो है एक अपना एक उसने ग्रुप बनाया। उसका नाम था ICD, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन डिसऑर्डर। उसने इसको जो है गेमिंग एडिक्शन को मेंटल डिसऑर्डर, इसको उसने जो है बताया कि ये मेंटल डिसऑर्डर है अगर किसी को गेमिंग एडिक्शन हो रहा है। तो अगर 5-6 घंटे डेली कोई अगर खेल रहा है, 2-3 घंटे के बाद खेल रहा है, तो ये इट्स गेमिंग एडिक्शन, इट्स कॉल्ड गेमिंग एडिक्शन। अब इसके हार्मफुल इफेक्ट जो है, इफेक्ट इसका ये है कि सबसे पहले ये चीज अल्लाह ताला ने जो बताई है कि जो है गेमिंग, ऐसी चीजों से बचना चाहिए जिसका न दुनिया में कोई फायदा हो, न दीन में फायदा हो, लायानी चीज। तो ये लायानी में आता है, न इससे हमारी आखिरत बनती है, न इससे हमारी दुनिया बनती है। वेस्ट ऑफ टाइम है पूरा। सबसे बड़ा नुकसान तो ये हमारा कि वेस्ट ऑफ टाइम है। दूसरी चीज ये है कि इससे जो है, जो आदमी के जो नमाजों की, उसका मस्जिद में जाके जमात से नमाज पढ़ना होता है, तो नमाजों में जो है वो सुस्ती पैदा करता है, उसकी सुस्ती होती है और नमाजें जमात से छूटती है, नमाजें कज़ा होने लगती है, तिलावत जो है उसकी छूटने लगती है, जिक्र की तौफीक उससे छूट जाती है। तो ये सब चीजें जो है बड़े बड़े नुकसानात इसके हैं, बहुत बड़े हार्मफुल इफेक्ट इसके हैं। और उसके अलावा जो है, तो इससे क्या होती है, रूहानियत इंसान की निकल जाती है। आया जाए इसके जो कि जो दुनियावी नुकसान कह सकते हैं जिसको, कि ये जो है एक, अगर आदमी को गेमिंग एडिक्शन हो गया तो ये मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं इसको। और इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा कि इरिटेट रहेगा आदमी जो है। अगर गेमिंग जो करता है इंसान, उसकी सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है कि जो गेमिंग करता है, अब वो कंटिन्यू जो 5-6 घंटे बैठा हुआ है, तो ओबेसिटी यानी कि एक फैट की प्रॉब्लम होती है, मोटापा बढ़ने लगता है उसका। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि 5-6 घंटे बैठ रहा है उसी तरह, न कोई एक्सरसाइज कर रहा है, ना कुछ कर रहा है। उसके बाद जो है इसकी प्रॉब्लम विजन प्रॉब्लम होती है, कि आंखों की देखने की जो इंटेंसिटी है, तो आंखें जो मतलब उसमें प्रॉब्लम होती है, विजन प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि 5-6 घंटे उसी पर देखना, आंखों में जो है जलन होती है, डार्क सर्कल बन जाते हैं आंखों पे रात को। क्योंकि जो लोग, खासकर बच्चे जो है गेमिंग करते हैं, वो रात दिन उनका कुछ होता ही नहीं है, वो रात को खेलते हैं, दिन को खेलते हैं। उनको कोई कॉल करता है कि बेटा खाना खा लो, तभी कहते हैं मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, 1 मिनट 2 मिनट कहते हैं और 1 घंटा बाद उनकी मतलब चलती है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इससे विजन प्रॉब्लम हो जाती है। बैकनेस मतलब पीठ दर्द जो होता है, बैकनेस हो जाती है। कि इसमें क्या होता है कि अब आदमी जो है बैठा हुआ 5-6 घंटे कंटिन्यू, कभी 10 घंटे बैठा हुआ उसी हाल में बैठा हुआ, तो उससे क्या होता है कि जो बैक की प्रॉब्लम उसकी होती है। और उसके बाद उसको जो है माइग्रेन्स की प्रॉब्लम होती है, कि जो है दिमाग में माइग्रेन्स की प्रॉब्लम, मतलब टेंशन होता है। एक पहले माइग्रेन्स की प्रॉब्लम क्या होती है बेसिकली, कि एक कोई माइंड का एक पार्ट है वहां पे जो दर्द करता है, और उसके बाद धीरे धीरे दर्द करता रहता है। ठीक है,
ये बढ़ता रहता है, ये बहुत बड़ी माइग्रेन प्रॉब्लम हो जाती है उसको। उसके बिहेवियर में एग्रेशन हो जाता है, ठीक है। मेंटल प्रॉब्लम तो है ही, बिहेवियर में उसका एग्रेशन होता है और रूड बिहेवियर हो जाता है। और उसके बाद जो है सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो बच्चे जो इसके एडिक्टेड होते हैं उनके में स्टडी में प्रॉब्लम होती है कि वो टाइम पढ़ाई पे टाइम नहीं देते, वो टाइम अपना वेस्ट करते हैं। और उनके जो है जो उनका पढ़ाई की जो टाइम है और जो मार्क्स हैं उनके कम आते हैं इससे बड़ी। और ये जो है स्टडी के लिए बहुत दिक्कतें होती है इसमें। इसके अलावा इसमें जैसे एक चीज यह है कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है इंसान को, कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है कि इंसान जो है अपनी दुनिया में खोया रहता है, वो अपने ही लोगों में खोया रहता है। और जो है वो जो है दुनिया से उसको कोई लेना देना नहीं होता। जैसे अगर कोई गेम खेल रहा, मान लीजिए उस गेम में अगर वो जीत रहा है तो अपने को हीरो समझता है वो, कि मैं एक हीरो हूँ। मैं सपोज उसको कार रेसिंग जीत गया तो एक हीरो समझता है। उससे क्या होता है कि कार रेसिंग, अब वो जब रोड पे गाड़ी चलाता है तो फील उसको वही आता है गेमिंग वाला। इससे बहुत ज्यादा चांसेस एक्सीडेंट के होते हैं, डेथ के चांसेस होते हैं। और जो है अगर वो लूज कर गया, गेम हार गया इन केस, तो फिर क्या होता है कि वो अपने को इंफीरियर महसूस करता है और उसके बाद वो तब तक गेम खेलते जब तक जीत ना जाए। और अकेलापन, सेपरेट हो जाता है, सोसाइटी से सेपरेट हो जाता है। घर, माँ बाप से उसका रूड बिहेवियर रहता है, माँ बाप उसकी तरबियत नहीं हो पाती और माँ बाप जो है परेशान रहते हैं, उससे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। और उसके बाद जो इसके एक हार्मफुल इफेक्ट क्या है कि जो गेम्स में सिगरेट दिखाया जाता है, वाइन का दिखाया जाता है, तो उसकी भी चांसेस है कि वो उसको लग सकती है, ठीक है। और 2021 का एक रिसर्च आया था कि 50 करोड़ पीपल वर्ल्ड वाइड जो है इस गेमिंग एडिक्शन के लगे हुए हैं, खासकर जो बच्चे हैं इसमें, ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें एक्सरसाइज, आदमी जो है जो बॉडी एक्सरसाइज होती है उससे आदमी जो है बचता है। और हर तरह की वो खाली जब उसको फ्री होगा तो गेमिंग पे ही जाएगा। वो कोई जो ऐसा फिजिकल एक्सरसाइज कर ले उससे बहुत बचता है वो। खाना वगैरह कि खाने का उसका दिल नहीं करता, अगर वो हार गया तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड में फील करेगा। और खाने और जीत रहा है फिर भी मैं आ रहा हूँ उससे करते हुए जो है खाना पे फोकस नहीं करता, हेल्थ वीक हो जाती है, स्लीपिंग टाइम कम हो जाता है उसका, कि रात को सो खेल रहा है फिर दिन में खेल रहा है, स्लीपिंग टाइम हो जाती है। एक जगह ऐसा एक केस आया था कि लड़का कंटिन्यू खेल रहा है, तो एक दिन ऐसे खेलते खेलते 5-6 घंटे कंटिन्यू खेला, उसकी डेथ हो गई। तो ये भी चांसेस होते हैं। और बच्चे जो है उसकी जो है पूरी ग्रोथ नहीं हो पाती है, वो बस एक ही जगह उसके माइंड जो है उसका एक ही जगह माइंड रहता है। और टेंशन, एग्रेशन, टेंशन और सुसाइड तक की नौबत आती है। ये तो सुसाइड की बात आती है, अगर वो लूज कर रहा है तो अपने को इंफीरियर फील करता है, सुसाइड की भी नौबत आती है। हाँ, गेम खेलने पर जो एक ही हाथ से उसको मतलब इस्तेमाल करना होता है तो ये हाथों पे इफेक्ट पड़ता है, हाथ सुन्न हो जाते और तरह की प्रॉब्लम हाथों में क्रिएट होती है। कभी कभी इतनी इरिटेशन होती है कि मोबाइल तोड़ देता है, वो मोबाइल पटक देता है, गेम अगर लूज कर रहा अपनी तो। और पैसे बर्बाद करना, कि कई कई लोग जो है अपने घरों को, प्रॉपर्टी को बेच दिया गेम के चक्कर में, और इतने पैसे बर्बाद कर दिए, पैसे लगा लगा के और लगाते हैं अपने अपने माँ बाप से कहीं जुगाड़ करते हैं। बच्चे जो होते हैं माँ बाप से नहीं मिल रहा तो दोस्त से और कहाँ से गेम के लिए पैसे करते हैं और माँ बाप से लड़ते ही इससे हैं, पैसे चाहिए। इमोशन इमोशन उसका एकदम खत्म हो जाती है उसकी चीजें। हेल्थ इश्यू होता है, इसको ऑनलाइन यूट्यूब पे डालते हैं जिससे और लोग इससे वो होते हैं, ये और नुकसान इसके हैं। तो इसके बहुत सारे नुकसान है, ये वक्त अपने पास थोड़ा है लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान है, तो इससे हमें बचना है। और ये इसके लिए बहुत जरूरी ये है कि हम, सबसे बड़ी बात जो है ये लायानी है, इसको ये लायानी से कोई फायदा नहीं, इससे बचना। तो इसे लायानी समझ के, ऐसे अल्लाह ने जो बताया है कि जो है लायानी से कोई फायदा नहीं, इससे बचे तो पहले लायानी समझ के इससे बचना है। नमाजों का एहतमाम करना है, कुरान पढ़ना है, नमाज मस्जिद में जाके पढ़े, और जो है अपने को इससे अलग करने की कोशिश करे, प्रॉपर जो स्लीपिंग हो उसकी, ये सब चीजें होती हैं। तो मैं इस बात अपने बातों को इख्तिताम करता हूँ, और इंशाल्लाह जो है अब इंशाल्लाह आगे फिर बात होगी, ठीक है। जज़ाकल्लाह मोहसिन भाई, माशाल्लाह आसिफ भाई और मोहसिन भाई दोनों ने बड़े अच्छे तरीके से दोनों हसास टॉपिक पे जो है रोशनी डाली है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो
पैगाम है ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे, और जिन तक भी ये पैगाम पहुँचे उनकी ज़िंदगी में नुमाया तब्दीली आए, और हमारी ये कोशिश कुछ हद तक कामयाब हो, ताकि हम इन 2 बीमारियों को अपने माशरे से ख़त्म कर सकें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अगली बार इंशाअल्लाह फिर किसी नए टॉपिक के साथ हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।